गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जल के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव स्वास्थ्य पर जल का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है जल ही जीवन होता है, जल के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि जल एक महत्वपूर्ण कारक है। जल ही जीवन है। क्यों? बात करें इसके उत्तर की, तो वास्तविकता की बात करें तो जल ही जीवन है, क्योंकि जल बहुत सारे कार्यों में उपयोग होता है। जल हमारे शरीर का लगभग 65 से 75% भाग का निर्माण करता है। यानी शरीर का जो वजन होता है, उस वजन का लगभग 65 से 75% भाग क्या होता है? जल होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। कोशिकाओं के अंदर, ऊतकों के अंदर, हड्डियों के अंदर, जो भी हमारे अंग है उनके अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा जल जो तापमान होता है शरीर का, उस तापमान को वाष्पन क्रिया द्वारा, यानी हम पसीने के माध्यम से जो जल हमारे शरीर से उत्सर्जित होता है, उसके द्वारा शरीर तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा जल एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जल जो होता है वो शरीर के अंदर उपस्थित विभिन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी करता है। यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। इसके अलावा जल सर्वोत्तम विलायक का कार्य भी करता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को घोलने में, भोजन बनाने में, नहाने, बर्तन धोने में, कृषि में, सिंचाई के रूप में, उद्योगों में विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जल हमारे शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें भी महत्वपूर्ण कार्य निभाता है, करता है। इसलिए जल ही जीवन है। इसमें कहना कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रश्न अपन का होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं जल अपन पीने में उपयोग करते हैं। अब बात की जाए पीने वाला जो जल होता है वह कैसा होना चाहिए, यानी पीने वाले जल में क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, पीने वाले जल में आंखों से दिखने वाले सूक्ष्म जीव व अन्य पदार्थ नहीं होने चाहिए। दूसरा, पीने वाला जल साफ, स्वच्छ एवं वनस्पति तथा मृदा कणों से मुक्त होना चाहिए। वनस्पति व मृदा कणों से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा पीने योग्य जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव भी नहीं होने चाहिए। चौथा, ऑक्सीजन की घुलनशीलता ज्यादा होनी चाहिए, यानी पीने वाला जो जल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। पांचवा है, पीने वाला जो जल है अपना, उस जल में की जो पीएच होती है वो पीएच नियंत्रित होनी चाहिए, अर्थात लगभग 7 के आसपास होनी चाहिए। अगर पीएच ज्यादा है तो पानी खारा हो जाएगा, और पीएच कम है तो पानी खट्टा होगा। जो दोनों ही प्रकार का जल, जिसकी पीएच 7 से ज्यादा है बहुत और बहुत कम है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार पीने वाले जल में ये गुण होने चाहिए, उसी जल को हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ऐसा दिखने वाला जल साफ आंखों से वो स्वच्छ हो, जरूरी भी है। अगले प्रश्न की बात करें आज का।
जल का सेवन यानी उपयोग अधिक क्यों करना चाहिए। जैसा कि अपन पहले बात की थी कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाओं को संपन्न कराने का कार्य करता है। तो जल बहुत सारी चीजें करता है, तो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अधिक से अधिक जल पीना चाहिए, ये डॉक्टरों द्वारा भी कहा जाता है और इस समय हम सुन भी रहे हैं कोरोना महामारी में कि हमें ज्यादा से ज्यादा जल उबाल कर ठंडा करके स्वच्छ जल पीना चाहिए। अब बात की जाए पहली बात कि जल क्यों पीना चाहिए। पहला है उपापचयी क्रियाओं को संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जल निभाता है। जितनी भी पाचन क्रियाएं होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उनको संपन्न कराने में जल महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अलावा जल शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में, इसमें शरीर के अंदर विभिन्न उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे हमारा शरीर रोगाणुओं से मुक्त रहेगा। तीसरी बात की जाए, पीने वाले जो जल होता है, अगर जल की मात्रा अधिक है तो हमारी कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जल होगा। सेल्स के अंदर जल पर्याप्त होगा तो हम स्वस्थ व ऊर्जा युक्त बने रहेंगे, यानी हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जा युक्त बना रहेगा। शरीर के अंदर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में फाइबर पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं। उन रेशों जो होते हैं वो जल को पर्याप्त मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में जल पीने से अनावश्यक वह हानिकारक और अतिरिक्त जो चर्बी होती है, वसा होती है, वो भी कम हो जाती है, क्षयित हो जाती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। पर्याप्त मात्रा में जल पीने से जो एलर्जी संबंधित पदार्थ होते हैं, जो शरीर को एलर्जी प्रदान करते हैं, वे पदार्थ भी शरीर से बाहर मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमें जल का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। जितना ज्यादा हम जल का सेवन करेंगे, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने की संभावना उतनी ही कम होगी, अर्थात हम उतने ही निरोगी रहेंगे। इस प्रकार जल का सेवन अधिक क्यों करना चाहिए, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि ये तो हुआ स्वच्छ जल के बारे में। अगर जल हमारे पास दूषित है तो वो दूषित जल हमें क्या देगा। दूषित जल के क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखो, हमने बात की थी स्वच्छ जल क्या होता है, क्या गुण होने चाहिए। जल में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, मृदा कण ऐसे उपस्थित नहीं होने चाहिए। अगर जल के अंदर विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीव, सूक्ष्म जीव या अपशिष्ट पदार्थ उपलब्ध है तो वे पदार्थ हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे, हमारे शरीर को अस्वस्थ बना देते हैं। तो पहला होता है दूषित जल के अंदर, अगर दूषित जल है तो वह दूषित जल में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो हैजा, उल्टी, दस्त उत्पन्न कर देते हैं। दूसरा, दूषित जल पीने से जो बैक्टीरिया होते हैं या जो वायरस होते हैं, उनके कारण वायरल संक्रमण हो जाता है। वायरल संक्रमण होने के कारण हमें विभिन्न रोग जैसे हेपेटाइटिस, जिसे पीलिया भी कहते हैं, हेपेटाइटिस, पीलिया, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड जैसे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। किसके कारण? दूषित जल के कारण। तीसरी बात की जाए
तो दूषित जल पीने से शरीर की जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं जो होती हैं वो उपापचय क्रियाओं की गति मंद या धीमी हो जाती है। जब ये गति धीमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्णतः पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हमें विभिन्न प्रकार का रोग, कब्ज, एसिडिटी आदि उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए हमें दूषित जल नहीं पीना चाहिए। अगर दूषित जल पिया तो उसके प्रभाव हमें ये दिखाई देंगे, जिनका मैं वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स की कुछ देर के लिए उपलब्ध कराऊंगा, जिनको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लें, उतार लें, आपको फायदा प्राप्त होगा। अब बात की जाए दूषित जल के अंदर एक रोगाणु होता है, आजकल उन्मूलन हो चुका है, नारू रोग। नारू रोग क्या होता है? नारू रोग क्या है? देखो, दूषित जल पीने से ये नारू रोग पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज इसका उन्मूलन हो चुका है। लगभग 20 साल हो चुके हैं, 2000 में इसका उन्मूलन हो चुका था। तो नारू या इसे बाला रोग भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे ड्रैकन कोलेसिस मेडिनेंसिस रोग कारक क्या है इसका? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। ये एक मादा कृमि है जो नारू रोग उत्पन्न करने का कार्य करती है। यह दूषित जल के अंदर पाया जाता था। इसकी जो मादा होती है वो मनुष्य के शरीर में परपोषी के रूप में पाई जाती है। परपोषी वे जीव होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर में रहकर पोषण ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य के शरीर में परपोषी के रूप में पाई जाती है और उसके शरीर में रहकर अपने निषेचन क्रिया पूर्ण करके अंडों का निर्माण करती है। जब ये अंडे देती है तो इस मनुष्य के शरीर के किसी भी भाग से, विशेषकर पैरों से निकलती है, एक फुंसी के रूप में शरीर से बाहर जल में अंडे देती है। जब हम इस प्रकार के जल को, अंडे युक्त जल को ग्रहण करते हैं तो ये अंडे हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर अंडे परिपक्व होकर वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। वह जीव हमारे शरीर में बाला या नारू रोग उत्पन्न कर देता है। इससे बचाव क्या है? क्या क्या बचाव अपन कर सकते हैं? सबसे पहले जो जल होता है उस जल को उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा उन्मूलन कार्यक्रम, नारू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके कारण सन 2000 में इसका पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है। तीसरा, नदी, तालाब, पीने वाले जो जल स्रोत होते हैं उन जल स्रोतों में हमें नहाना नहीं चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए तथा रोगग्रस्त व्यक्ति को अपने घाव, फुंसी वगैरह नहीं धोने चाहिए, क्योंकि वहां से ये उस दूषित जल के अंदर, उस जल के अंदर पहुंच जाता, जल उससे दूषित हो जाता। जब कोई व्यक्ति उसको ग्रहण करता तो ये रोगाणु उसके शरीर के अंदर चला जाता है। लेकिन फिलहाल 2000 के बाद इसका कोई भी रोगाणु हमें प्राप्त नहीं हुआ है, न ही कोई रोगी व्यक्ति प्राप्त हुआ है। इस प्रकार आज हमने 3-4 प्रश्न लिए हैं, इनको आप पढ़िए, समझिए और उसके बाद डिक्टेट कर लीजिए। मैं आपको अभी पुराने बच्चों के जो नोट्स हैं उनकी आपको वीडियो में उपलब्ध करा देता हूं। आप फोटो खींच ले या स्क्रीनशॉट ले ले। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
कल हम इससे आगे बात करेंगे मोटापा क्या है और इसके क्या कारण है। धन्यवाद।